हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। 2 क्लास हो चुकी है दोस्तों हमारी संख्या पद्धति की, नंबर सिस्टम। तो उसमें मैंने आपको अभी चैप्टर के बारे में बताया है, कॉन्सेप्ट जो बताए हैं। तो अभी थोड़ा और बच रहा है उसमें, उसे और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप देख लें, एक तो ये जो भी बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। देखना, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इस अभाज्य संख्या को जू का तो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या का एक और नाम है रूढ़ संख्या, ठीक है, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का एक और नाम है रूढ़ संख्या। तो सबसे छोटी रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2, वो है 2। ये अब ये 2 एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है? क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है, जो कि सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। क्योंकि ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो कि सम भी हो, इवन भी हो और उसके बाद भी वो अभाज्य हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो ये यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। सबसे छोटी रूढ़िवादी या अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। या फिर एकमात्र ऐसी संख्या बताइए जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है, तो वो भी क्या है? 2। अच्छा, दूसरी बात, अब देखना आप कि जैसे मैंने माना कि b का डिवाइड करना है, मुझे b का डिवाइड करना है a में करना है। तो मैंने माना ये कितनी बार कटा, क्यों बार कटा, और जो इसका शेषफल बचा वो r बचा, ठीक। तो मतलब यहां जो जिसमें हम भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। तो a में भाग दे रहे हैं तो a क्या है? भाज्य, है ना। और b से भाग दे रहे हैं तो जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक, भाजक, ठीक। और जितनी बार कटता है वो क्या होता है? भागफल, ठीक। और जितना बचता है वो होता है शेषफल। अच्छा, जिसमें भाग दिया वो भाज्य, डिवाइडेंड, जिसका भाग दिया वो भाजक, डिवीजर, जितनी बार कटा वो भागफल, क्वोशिएंट, और जो बचा वो शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है। तो इन चारों में क्या रिलेशन होता है? इन चारों का रिलेशन होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य मतलब डिवाइडेंड बराबर डिवीजर गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट एक और बात, जो ये रिमाइंडर होता है, जो ये रिमाइंडर होगा, ये हमेशा ये 0 और b के बीच, मतलब 0, ठीक है, 0 और किसके बीच होगा? भाजक के बीच। रिमाइंडर 0 और भाजक के बीच, मतलब, और 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है। या तो ये जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? b से। क्यों होगा? कि जैसे मैं बात करूं अभी कि 2 का डिवाइड करना है, मुझे 2 का डिवाइड करना है 3 में, ठीक है। तो 2 1 जा 2, कितना बचा? 1। तो ये क्या है? रिमाइंडर, ठीक है। अब ये 1 बचा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ज्यादा हो जाता है ना। तो ये 1 जो बचा 1, ये क्या है? रिमाइंडर। तो ये हमेशा या तो इससे छोटा होगा या तो इससे छोटा होगा, है ना, क्योंकि इससे बड़ा हो नहीं सकता, रिमाइंडर इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो या तो इससे छोटा होगा, ठीक है। जितनी बार जिसका भाग दे रहे हैं इससे क्या होगा? छोटा हमेशा, क्योंकि इसके बराबर आती तो ये पूरा कट जाता, तो इससे क्या होगा? छोटा हमेशा। या फिर एक कंडीशन और है, जैसे मैं बोलूं कि 2 में 2 का डिवाइड करना है तो 2 1 जा 2, क्या बचा? 0, ठीक है। तो रिमाइंडर जो बचेगा या तो वो 0 होगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन भाज्य से क्या होगा? लेकिन भाजक से क्या होगा? छोटा। भाजक से क्या होगा? छोटा, मतलब जिसका डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा? छोटा। तो 2 से डिवाइड कर रहे थे हम, तो 2 से क्या होगा? छोटा। तो मैं इसे अगर बोलूं इस सिचुएशन में यहां, तो ये 2 जो है ये 2, ये 1 जो है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 1 जो है ये क्या है? या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और किससे छोटा होगा? 2 से, ठीक है। यहाँ तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन चारों का रिलेशन भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहां शेषफल 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा, ठीक। नेक्स्ट
ये सिग्मा एन की बात करूं, अगर मैं सिग्मा एन की बात करूं, मतलब अगर हम योगफल लें, अगर योगफल लें, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, ठीक। तो अब जैसे मैं बात करूं कि मुझे 1 से स्टार्ट करनी है संख्या, 1 से स्टार्ट, ठीक है, 1 से जुड़ रही है, कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक, जब तक भी, जहां तक भी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो होगा इन सबका n+1/2 सिग्मा एन बोलते हैं इसे, मतलब n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, n+1/2 प्रथम n पदों के वर्गों का योगफल, 1² + 2² + 3² + डॉट 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 n², n+1 2n+1/6, और सिग्मा n³ प्रथम n पदों के घनों का योगफल, 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 प्लस n³ बराबर nn+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले, ये अलजेब्रा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ भी इस चैप्टर में भी इनकी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो इन्हें भी देखते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। नेक्स्ट, a-b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। a + b + c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। नेक्स्ट, a + + b², तो a² + b² का फॉर्मूला क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर - 2ab, a + b का होल स्क्वायर - 2ab, या a - b का होल स्क्वायर + 2ab। मतलब दो बात याद रखनी है, इसके इसी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और एक ये। अगर देखो आप यहां प्लस लगाते हो तो यहां क्या आएगा माइनस, और अगर यहां माइनस लगाते हो तो यहां क्या आएगा प्लस, उल्टा, ठीक। नेक्स्ट, a² - b², तो a² - b² का फॉर्मूला a - b * a + b, ठीक है। नेक्स्ट, a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab * a + b, a + b के होल क्यूब में, क्योंकि प्लस है तो सारे प्लस में आएंगे, ठीक है, और माइनस वाले में सारे माइनस में आएंगे, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab * a - b। नेक्स्ट, a³ + b³, तो a³ + b³ का फॉर्मूला देखना आप, a³ + b³, तो देखना यहाँ क्या है, प्लस है ना, तो शुरू में जो आएगा वो प्लस आएगा और लास्ट में माइनस आ जाएगा, मतलब a³ + b³ का फॉर्मूला a + b * a² + b² - ab। आप देखना है कि ये प्लस है, ये प्लस है यहाँ, तो ये प्लस है तो शुरू में प्लस आएगा, बट ये जो ab है वो माइनस का आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, बट यहाँ क्या आता, प्लस आता। तो जैसे नेक्स्ट, a³ - b³ का फॉर्मूला a - b * a² + b², यहाँ माइनस है तो प्लस ab। नेक्स्ट, a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला a + b + c * a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी और बताता हूं मैं आपको इनके अलावा, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो हम बात पढ़ रहे हैं अभी सारी की सारी, ये सारी बात पढ़ने के बाद फिर हमें चैप्टर में बिल्कुल कुछ पढ़ने की, मतलब और जो क्वेश्चन करेंगे हम इनके अलावा, इनके अलावा ये जो सब बता रहा हूँ मैं आपको, इनके अलावा क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। जो ये फॉर्मूले हैं, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट, जो भी ये है सब चीज, इन्हीं से क्वेश्चन होंगे, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट होगा, ओके। तो जो बच रहा है थोड़ा बहुत, तो हम बता रहे हैं, ठीक है। देखना आप, तो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर, ठीक है, समांतर, समान अंतर, ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मैं बात करूं 1 2 3 4, ये समांतर श्रेणी है, क्यों है, क्योंकि बराबर बराबर डिफरेंस है, एक में एक जोड़ा 2, 2 में फिर एक जोड़ा 3, 3 में फिर एक जोड़ा 4, मतलब हर बार 1 जुड़ रहा है, मतलब सब क्या है, समान समान अंतर है, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल डिफरेंस है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी। अब इसके फॉर्मूले, समांतर श्रेणी अगर मैं लिखना चाहूं तो वो इस टाइप से होगी, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d अप टू इसी प्रकार, ठीक है। अच्छा, तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होगा वो होगा a + n - 1 * d, समांतर श्रेणी का nवां पद, वो भी प्रारंभ से। तो प्रारंभ से समांतर श्रेणी का nवां पद ये है, अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर l - n - 1 * d, और समांतर श्रेणी का अंतिम पद l बराबर a + n - 1 * d, अंतिम पद। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 2a + n - 1 * d।
या फिर n बटे 2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला इसी से बना है। कैसे बना है मैं आपको बता दूं। ये 2a प्लस ये 2a जो है इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये तो n अपॉन 2 है और ये 2a के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस a, क्योंकि a और a 2a होता है तो इसलिए a प्लस a और प्लस बाकी क्या है n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। इस 2a के प्लेस पे a प्लस a लिख दिया ऐसे, तो ये a तो ऐसे ही है ठीक है, और ये सारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखना आप ऊपर l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब इसके प्लेस पे मैं l भी लिख सकता हूँ, तो इस सारे के प्लेस पे ऐसे करके l लिख दिया तो क्या बचा a प्लस l, मतलब ये फॉर्मूला भी इसी से बना है ठीक है। तो Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l। नेक्स्ट, अगर समांतर श्रेणी में माना दो पद हैं a और b ठीक है, तो उनका समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, तो वो होगा a प्लस बी अपॉन 2। और यदि तीन पद ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, यदि तीन पद समांतर श्रेणी में हो तो उनके लिए शर्त क्या होगी, अगर तीन पद समांतर श्रेणी में हैं तो बीच के पद का 2 गुना शेष दोनों पदों के योगफल के बराबर होगा। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बीच का पद क्या है b, तो b का 2 गुना 2b बराबर शेष पद a और c है तो a प्लस c। ओके, अब गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी किस में होगी, गुणोत्तर जिसमें गुणा हो रही हो लेकिन इक्वल इक्वल संख्या की, हर बार एक ही संख्या की गुणा हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे कि a आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4 डॉट इसी प्रकार ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, प्रारंभ से nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद tn बराबर a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 और अंत से nवां पद l अपॉन आर पे पावर n माइनस 1। गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद l बराबर a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, एक a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन याद रखना है ये फॉर्मूला तब होगा जब r ग्रेटर देन 1, अगर r का मान 1 से बड़ा है तब ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर r का मान 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगाना है ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी, अगर तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच के पद का वर्ग शेष दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि a b c गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच का पद है b, तो इसका वर्ग b स्क्वायर, शेष दोनों पद a c इनके गुणनफल के बराबर होगा। और अगर मैं गुणोत्तर माध्य की बात करूं, गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन, माना दो संख्या a और b है वो गुणोत्तर श्रेणी में है तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, रूट ए बी अंडर रूट ए बी, ये इनके फॉर्मूले हो गए। अब मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको कि जो a है a वो क्या होगा, प्रथम पद, a क्या होगा प्रथम पद फर्स्ट टर्म। जो d होगा इसमें d होगा सार अंतर कॉमन डिफरेंस, और d जो निकालेंगे हम d सार अंतर वो निकालेंगे या तो दूसरे पद से पहला पद घटा दो या फिर तीसरे पद से दूसरा पद घटा दो। कहने का मतलब ये है आगे वाले पद से पीछे वाला पद अगर घटा दूं तो उसका सार अंतर आ जाएगा ठीक है। d जो n है वो होगी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या n। नेक्स्ट, और जो l है वो होगा अंतिम पद, लास्ट टर्म। जो tn है वो होगा n वां पद, जो sn है वो होगा n पदों का योगफल। यहां आ जाइए, यहाँ a वही बात है प्रथम पद है, लेकिन जो r है देखो समांतर श्रेणी में तो d होगा और गुणोत्तर श्रेणी में r होगा। जो d है वो तो सार अंतर था कॉमन डिफरेंस, बट r जो है वो है सार अनुपात कॉमन रेशो, कॉमन रेशो सार अनुपात। रेशो का मतलब तो बटे होगा और अंतर का मतलब डिफरेंस था तो अंतर का क्या कर घटाया ठीक है, लेकिन रेशो का मतलब अनुपात होगा बटे। तो इसीलिए जब सार अनुपात r निकालेंगे, अगर d निकालना था तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, लेकिन r निकालेंगे तो नेक्स्ट वाले पद में पीछे वाले पद का डिवाइड करेंगे। मतलब जैसे कि मैं बात करूं r निकालना है मुझे तो दूसरे पद में पहले पद का क्या दे दो डिवाइड, दूसरे पद में पहले पद का डिवाइड दे दो, या फिर तीसरे में दूसरे वाले का या चौथे में तीसरे वाले का, मतलब आगे वाले पद को पीछे वाले पद से अगर डिवाइड कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा, सार अनुपात कॉमन रेशियो ठीक है। एस एन पदों का एन पदों का योगफल है ठीक है, और बाकी आर तो मैं बता ही दिया है ना, ये है दोस्तों ये सब ओके। अब मैं आपको बताता हूं संख्याओं की कटने की पहचान, कैसे किस संख्या से मतलब कैसे पहचान करेंगे कि दो से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, तीन से कटने वाली ठीक है, नहीं तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए कटने की पहचान। जैसे कि मैं बात करूं
2 से कटने की पहचान, मतलब दो संख्या जो कौन सी संख्या 2 से कटेगी। देखना 2 से कटने के लिए जो संख्या है उसमें पूरी संख्या में हमें 2 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस कैसे पहचानेंगे, जैसे कि बात करूं मैं 4 8 6 7 9 8 कुछ भी ये दे दिया, ठीक है। तो जो लास्ट डिजिट है, जो संख्या की लास्ट डिजिट है, अगर वो 2 से कट जाए वो लास्ट वाले डिजिट, तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, पूरी को डिवाइड देने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट 3 से कटने की पहचान। तो 3 से कटने की पहचान है कि जो संख्या दी है हमें पूरी, उस संख्या के अंकों को जोड़ो, अगर जो संख्या दी है उस संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का योगफल 3 से कटता हो तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अदरवाइज 3 से नहीं कटेगी। इसको भी पूरी संख्या को 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यही संख्या देखूं मैं तो देखना 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34, 34 और 8 42, 34 और 8 42। अब 42 3 से कटती है, बिल्कुल कटती है, इसलिए पूरी संख्या किससे कटेगी, 3 से। तो 3 से कटने की पहचान समझ आ गई होगी आपको कि 3 से कटने के लिए जो संख्या दी है उसके सारे अंकों का योगफल जोड़ो, जो अंकों का योगफल है अगर वो 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। नेक्स्ट 4 से कटने की पहचान, ठीक है। अब 4 से कटने की पहचान 2 से कटने की पहचान से थोड़ा सा अलग। 2 से कटने की पहचान क्या थी, लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए, लेकिन 4 से कटने की पहचान है लास्ट 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, क्योंकि ये 4 जो है ये 2 2 जा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसमें 2 बार, तो सिंगल 2 होता तो लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए, लेकिन अब डबल 2 है, 2 बार 2 है, तो अब लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे कि मैं इसको अगर इसी संख्या में देखूं तो 4 से डिवाइड करूं तो ये पूरी, ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से नहीं कट रही, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, ठीक है। जैसे बात करूं मैं ये, तो लास्ट 2 डिजिट ये 4 से कट रही है, तो इसलिए पूरी संख्या 4 से कटेगी, पूरी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, ठीक है। नेक्स्ट 5 से कटने की पहचान। 5 से कटने की पहचान, अगर लास्ट डिजिट जो भी संख्या है उसकी लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। संख्या की अगर लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। 6 से कटने की पहचान, 6 से, तो 6 से कटने की पहचान, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 3, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से भी कटेगी, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से भी कटेगी। नेक्स्ट 8 से कटने की। 7 से कटने की पहचान लेंथ ही है, उससे बढ़िया तो 7 से मैं ऐसे ही चेक करके देख लेंगे, ठीक है, 7 से तो ऐसे ही चेक करके देख लेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 8 से कटने की पहचान। अब देखना 8 में कितनी बार 2 आएंगे, 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार 2, सिंगल 2 होता तो लास्ट की एक डिजिट 2 से कटनी चाहिए, 4 में 2 बार 2 होती तो लास्ट 2 डिजिट 2 से कटनी चाहिए, ठीक है। अब ये 8 है, 8 में कितनी बार 2 है, 3 बार 2, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रही हो तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे कि बात करूं मैं ये कोई संख्या है तो इसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रही है, तो इसलिए पूरी संख्या 8 से कटेगी, ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। नेक्स्ट 9 से कटने की पहचान। देखना अब ये 9 जो है ये 3 का ही मल्टीपल है, ये 9 3 का ही गुणज है, तो जैसी 3 की शर्त ऐसी 9 की शर्त। 3 से एक शर्त, 3 की शर्त क्या थी कि जो संख्या है उसके अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ऐसी इसी प्रकार 9 की शर्त होगी, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 9 से कट जाए वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। जैसे कि ये संख्या है, मैंने ये संख्या मान लिया, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करना है 9 से कटेगी या ना कटेगी, तो पूरी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसके डिजिट का सम करो और उसे चेक कर लेते हैं। तो 5 और 9 14, 14 और 4 18, तो 20 और 7 27, 27 आ रहा है, तो 27 को तो काटता है 9, तो इसलिए पूरी संख्या 9 से कटेगी, ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। 10 से कटने की पहचान, 10 से कटने की पहचान बहुत ईजी है। अगर लास्ट में 0 आ रही हो, यदि लास्ट में 0 हो तो वो संख्या 10 से कटेगी। सीधी इसकी बहुत सिंपल पहचान है कि जिस भी संख्या की लास्ट डिजिट 0 हो तो वो पूरी संख्या 10 से कटेगी।
नेक्स्ट 11, 11 से कटने की पहचान। 11 से कटने की पहचान क्या है? जो भी संख्या दी हो हमें, जो भी संख्या दी हो उसके जो ओड प्लेस पे नंबर है, जो ओड प्लेस पे नंबर है उन सब का योगफल करते हैं, ठीक है, और जो इवन प्लेस पे नंबर है उन सब का योगफल करेंगे, और उन दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा आ जाए तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, ये संख्या है तो 11 से कटेगी या ना कटेगी? तो इसमें देखो आप ओड प्लेस पे मतलब विषम स्थानों पे कौन कौन से अंक आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ो, 2 और 5 7, ठीक है। उसके बाद जो सम स्थानों पर अंक आ रहे हैं उन्हें देखते हैं। सम स्थानों पर कौन कौन से आ रहे हैं? 3 और 4, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 4 7, इन दोनों का अंतर करो, क्या आ गया? 0। तो इसलिए पूरी संख्या किससे कटेगी? 11 से। 0 आ गया, या फिर 11 आ जाता, या फिर 22 आ जाता, या फिर 23 33 44 55 etc, ठीक है ना। तो मतलब ऐसी संख्या जिसके विषम स्थानों पर अंकों का योगफल और सम स्थानों पर अंकों के योगफल का अंतर या 0 हो या फिर 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से कटेगी। ओके दोस्तों, ये सारी बात है ये चैप्टर के बारे में। अब हमारा चैप्टर ये जो चैप्टर के बारे में जो डिटेल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ। आपके अब कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आएगा अच्छे से। ओके दोस्तों, ठीक है। देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे हम मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो सारे हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको वो सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से देखना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता देता है कमेंट बॉक्स में जाकर के। देखना पहला क्वेश्चन, ये बैंक पीओ में आया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्याओं का औसत दूसरी व तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है, तो पहली संख्या व तीसरी संख्या में क्या अंतर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। देखो तीन संख्या, अब मुझे नहीं पता है तीन संख्या कौन कौन सी है, तो मान लिया कि तीन संख्या x y z या abc, जो तुम्हारा मन करे वो मान सकते हो, ठीक है। माना तीन संख्या क्या है? abc, ठीक है। अब ये कह रहा तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का औसत। आप जानते होंगे कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर मैं बात करूं, मैंने मानी तीन संख्या abc, अब इन दो का औसत, दो का औसत बराबर योग बटे संख्या, मतलब इन दो का औसत क्या होगा? योग और बटे संख्या, क्योंकि दो संख्याएं, दोनों का योगफल बटे दो है, दो। तो ऐसे ही कह रहा पहली व दूसरी संख्या का औसत, पहली व दूसरी संख्या का औसत दूसरी व तीसरी संख्या के औसत से, दूसरी व तीसरी संख्या के औसत से, दूसरी व तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, 15 अधिक है, तो पहली व तीसरी संख्या में क्या अंतर होगा? बात सुनो, पहली दो संख्याओं का औसत दूसरी व तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है। अब आप ये देखना कि पहली व दूसरी संख्याओं का औसत दूसरी व तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है। मैंने ये दोनों बराबर रखे हैं, मैंने इन दोनों को बराबर रखा है, तो मुझे ये दोनों क्या करने हैं? बराबर, मुझे ये दोनों इक्वल करने हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो है इससे 15 अधिक है, ये जो है इससे 15 अधिक है, तो 15 मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों मुझे इक्वल करने हैं। मैं आपको बात बताऊं, दो पलड़े हो तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़ा ये है और एक पलड़ा ये है। मुझे इस पे 5 किलो वाट है, इस पे 3 किलो का वाट है। अब मुझे ये दोनों इक्वल करने हैं, मुझे दोनों ये इक्वल करने हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इधर भी 2 किलो का वाट रख दूं मैं, तो 5 5 हो जाएगा इक्वल इक्वल, या फिर इसमें से 2 किलो वाट कम कर दूं तो 3 3 हो जाएगा। तो वही यहां देखना है कि ये दोनों इक्वल करने हैं, और फिलहाल ये इससे 15 अधिक है, तो मैंने 15 उधर जोड़ दिया, अब ये दोनों इक्वल इक्वल है। ओके, अब पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है पहली व तीसरी संख्याओं में क्या अंतर है। पहली व तीसरी संख्याओं में मतलब a माइनस सी का मान बताना है, क्या होगा a माइनस सी का मान। अब ऐसे करते हैं कि इसे इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, उधर में क्या बच जाएगा? केवल 15, उधर क्या बच गया? केवल 15। ओके, उधर बच गया 15 ऐसे। अब एलसीएम तो 2 आ गया, तो क्या बचेगा ऊपर? a प्लस बी माइनस बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 15। देखना b खत्म, a माइनस सी बराबर 15 दूनी
30 आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर कितना होगा? 30। समझ आ गया होगा सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 3/5। देखना ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क में आया हुआ है, मतलब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो, किसी संख्या के 3/5 भाग के 3/8 भाग 24 है ना? तो किसी संख्या के 3/5, किसी संख्या के 3/5, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, संख्या क्या है नहीं पता है, तो मान लिया संख्या x है। तो किसी संख्या के का मतलब होता है गुणा, तो किसी संख्या के 3/5 भाग के 3/8 भाग जो है वो कितना है? 24। किसी संख्या के 3/5 भाग के 3/8 भाग क्या है? 24, 24। तो क्या बतानी है? उस संख्या का 250% बताना है। तो पहले x निकालो, उसका 250% बता देंगे। पहले x निकालो, तो देखना आप ये जो है कितनी बार कटा? 8 बार, 3 अट्ठे 24। उसके बाद क्या बचा? x का मान निकालना है, तो ये दोनों उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, मतलब क्या हुआ? 8 गुणा 5 गुणा 8/3, ये आ गया तुम्हारा x का मान। काट अभी कट रहा तो है ना ये, ठीक है, तो x का मान आ गया ये, मतलब ये हमारी संख्या है। लेकिन हमें संख्या नहीं बतानी है, संख्या का 250% बताना है, संख्या का 250%। तो संख्या का 250 और परसेंट हटा के बटे में क्या लगाएंगे? 100, ये बताना है। तो देखो ये 0 खत्म, 5 5 और 5 दूनी 200 कितनी बार? 4 बार। ओके, तो क्या बचा? नीचे केवल 3 बचा, और ऊपर क्या? 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 और 100 अट्ठे 800 और अपोन में क्या? 3, अपोन में 3। तो 3 दूनी, ये 800 बचा है ना, 3 दूनी 2 0 3 6, मतलब आंसर आ गया तुम्हारा ये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तीसरा क्वेश्चन, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 176 के 1/4 भाग से 14 कम है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है। अब मैं आपको दो बात बताता हूं। पहली बात कि अगर लगातार सम संख्याओं की बात करूं, लगातार संख्या की बात करूं, ठीक है, तो लगातार संख्या की अगर हमें पता हो लगातार संख्या की बात हो रही है और हमें माननी हो, तो लगातार मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, तो लगातार संख्या की बात करूं तो फिर वो क्या होंगी? x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे, ये। ओके, लगातार संख्या। लगातार विषम संख्या की बात करूं, लगातार विषम संख्या की, तो विषम आप जानते होंगे कि लगातार विषम संख्या हो या लगातार सम संख्या हो, उनके बीच में कितने का अंतर होगा? 2 का। ठीक है, जैसे पहली विषम संख्या 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, मतलब 2 का अंतर है। तो लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या हो, उन दोनों के बीच में 2 का अंतर होगा। तो मैं एक ही बात बता रहा हूं, अगर आपको लगातार संख्या बोले और माननी पड़े तो फिर ऐसे मानेंगे, लेकिन लगातार सम संख्या हो या फिर लगातार विषम संख्या हो और वो माननी पड़ जाए तो फिर 2 का डिफरेंस, पहली संख्या x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 इस टाइप से मान लिया आपको, मतलब 2 का अंतर रखना है। ठीक है, तो वही बात है, 3 लगातार सम संख्याओं का, 3 लगातार सम संख्याओं का क्या क्या होगी? x प्लस 2 x प्लस 4 लगातार सम संख्या की है। ओके, लगातार सम संख्या ये होगी, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल ऐसे। तो इनका जब योगफल करूंगा मैं, इनका योगफल करूंगा तो कितना हो गया? 3x प्लस 4 और 2 6। 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 176 के 1/4 भाग से भी कितना कम है? 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 176 के 1/4 भाग से कितना कम है? 14। ठीक है, तो बीच वाली संख्या बतानी है, मतलब x प्लस 2 का मान बताना है। तो अगर x का मान पता चल जाए तो उसमें 2 जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का मान निकालना है, देखना 4 से इसे काट दो, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 44 में से 14 घटा दो तो कितना बचा? 30 बचा। 3x प्लस 6 बराबर 30, 30 भी इधर जाके घटा दो, कितना बचा? 24। और फिर 24 में कितने का डिवाइड करोगे? 3 का, तो कितनी बार कटेगा? 8। कितनी बार कटेगा? 8। तो x का मान 8 आ गया, लेकिन x प्लस 2 बताना है, तो 8 और 2 10, तो हमारी बीच की संख्या क्या होगी? 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
समझ आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 35%, यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है, तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से क्या अनुपात होगा? ऑप्शन सामने है आपके। अब बात दो संख्याओं की हो रही है, दो संख्या, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं है कौन कौन सी है, मान लो अपने पास से दो संख्या, अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है? y। अगर एक संख्या x तो दूसरी संख्या y। अब ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35%, यदि किसी संख्या का 35%, माना ये पहली संख्या है और ये कौन सी संख्या है? दूसरी संख्या। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसने बोला है कि यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इसका 35%, इसका 35% जब निकालेंगे हम, इसका 35% तो कितना होगा? 7/20, क्योंकि 35% का मतलब 35/100, 5 7 520, ठीक है। तो 7x/20 ये आ गया। तो पहली संख्या का 35% इसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी फिर? y प्लस 7x/20, है ना। यदि पहली संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या 20% बढ़ जाती है, वो 20% बढ़ जाती है। तो अब ये y जो है ये y नहीं है, अब ये 20% अधिक है, मतलब 120%, 120%। तो कितनी? 6 और 5 ये आ गया। इस y को इधर जाके घटाएंगे तो कितना बचेगा? इधर जाके जब 6y/5 में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा? y/5 और इधर क्या है? 7x/20, कितनी बार? 4 बार। y/x का मान बताना है, y/x का मान बताना है, तो 7/4। तो आंसर आ गया 7/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7/4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, समझ आ गया होगा आपके। ओके, आपका आंसर आ गया 7/4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ गए होंगे चारों क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है ना। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई दिक्कत होती है, कोई समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं, और बाकी हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन करते रहें ताकि हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट सा आता रहे और अपना साथ बनाए रखें। बस यही है, बाकी मेहनत करते हैं दोस्तों ताकि अच्छे से, दिक्कत कहीं नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छे से होंगे, सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मतलब आप देख सकते हैं प्रीवियस के सारे क्वेश्चन प्रीवियस के होंगे बिल्कुल अच्छे से। बस आप थोड़ा ध्यान देते रहे और अच्छे से पढ़ते रहे, बाकी अब कहीं दिक्कत नहीं होगी। और ये बात मैं फिर बोलूंगा दोस्तों कि थोड़ा सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपना सेल्फ स्टडी जरूर करते रहें और ध्यान से पढ़ते रहें ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। और बस मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, बस ये बात का ध्यान रखें कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।